हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज से अपने क्लास 10th के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हुए हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और इसका इंट्रोडक्शन तो पहले क्लास में दे चुका हूँ और इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड बातें करेंगे। इसमें हमारा मेन टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बता दें कि जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा हो इसके पहले वाला वीडियो देख लें, जिससे कि वो 9th क्लास से जुड़ जाएंगे और हमसे भी जुड़ जाएंगे और उनको समझने में आसानी होगा। अब रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। रसायन तो आप जानते हैं, आसपास हमारे जो जैसे कलर वलर है उसके वजह से कोई परिवर्तन होता है या फिर हमारे धातु वतु में रोस्ट होता है, उसको रसायन कहते हैं। और अभिक्रिया का मतलब आसान भाषा में अगर समझे तो बदलाव होता है। और बदलाव का थोड़ा अच्छा नाम लिखे तो परिवर्तन लिख सकते हैं। बदलाव को चेंज भी कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि इसके बारे में हमने क्या सीखा, और पता भी नहीं चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया भी क्या है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अभिक्रिया का मतलब होता है बदलाव। यदि किसी रसायन में बदलाव होता है तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब रसायन में बदलाव कैसे होंगे, तो दो या दो से अधिक रसायन मिलेंगे या फिर एक रसायन अन्य में टूटेगा तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और ये होता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे संकेत दे कर जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ संकेत देगा। जैसे एक एक करके बात कर लेते हैं, संकेत के नाम पर वो क्या देगा। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ ना कुछ संकेत देगा। संकेत के नाम पे सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा संकेत के नाम पर कि वो रंग में परिवर्तन करेगा। रंग में परिवर्तन करेगा। आप पढ़े होंगे पहले लिटमस पत्र या फिर अम्ल क्षार पढ़े होंगे। जब इनमें लिटमस पत्र को मिलाया जाता है तो ये अपने कलर को परिवर्तन करते हैं, वो भी रसायन ही है। अब रंग में परिवर्तन हो गया तो इसके अलावा अगर रंग में परिवर्तन नहीं हो तो और भी संकेत है। केवल रंग में परिवर्तन होने या ना होने से रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, और भी होता है। जैसे देखिए अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, यदि रंग में परिवर्तन से पता नहीं चले कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो उनकी अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था क्या है, तो क्लास 9th में आप चैप्टर पढ़े होंगे पदार्थ। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, मेनली 3 होते हैं। अब इन्हीं में परिवर्तन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारा जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों गैस हैं, ये तो आप जानते हैं। और जल क्या है, ये लिक्विड है। लिक्विड बोले तो द्रव। अब इनके बारे में आप पहले से जानते हैं, पदार्थ की अवस्था के बारे में जानते हैं। अब अगर मान लीजिए कि रंग और अवस्था में परिवर्तन न हो, फिर भी हमें रासायनिक परिवर्तन ढूंढना है, तो फिर इसके अलावा भी कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को परिवर्तन होने के संकेत में इन दोनों के अलावा एक और होता है, या तो वो गैस छोड़ेगा या फिर ऊष्मा छोड़ेगा या फिर वो ऊष्मा लेगा। तो हम पहले लिख देते हैं गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन के नाम पर आप आसपास देखे होंगे कि कभी आग वाग लगता है तो उसमें से धुआं निकलता है, ये भी परिवर्तन का ही एक रूप है। तो गैस का उत्सर्जन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऊष्मा में परिवर्तन का मतलब होता है या तो ऊष्मा लगे और नहीं तो ऊष्मा छोड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अभिक्रिया के संकेत के रूप में ऊष्मा में परिवर्तन। आइए फिर से मैं इनको दिखा देता हूँ। देखिए रसायन का मतलब समझते हैं। अभिक्रिया का मतलब होता है बदलाव यदि या फिर परिवर्तन। यदि रसायन में कोई बदलाव आ रहा है ना तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आप इतना ही बस याद रखिए। अब इनको बदलते समय कुछ ना कुछ परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। उन परिवर्तनों में ये हमारा मेन टॉपिक है, इसके अलावा भी और होते हैं लेकिन आपको बस इतना ही पढ़ना है।
अब देखिए जैसे रंग में परिवर्तन हो जाए तब हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, या फिर उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तब उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, या फिर गैस में उत्सर्जन हो जाए, या फिर ऊष्मा में परिवर्तन है। ऊष्मा में परिवर्तन के रूप में ना अभिक्रिया हमारा दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देखिए, या तो ऊष्मा लगेगा और नहीं तो ऊष्मा उसमें से छोड़ेगा। तो ऊष्मा लगने को हम रसायन के भाषा में अवशोषण कहते हैं, और छोड़ने के लिए उत्सर्जन नाम आता है। तो हम ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, और ऊष्मा या तो लगेगा और नहीं तो छोड़ेगा। तो अवशोषण का मतलब होता है लगना, और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो यदि ऊष्मा लगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी। केमिस्ट्री के भाषा में ऊष्मा लगने को हम अवशोषण कहते हैं, और दोनों को मिलाकर के एक नया नाम होता है ऊष्माशोषी। और छोड़ने के लिए हम क्षेपी के नाम से जानते हैं। तो वो हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ये हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा का अवशोषण हो यानी लगना हो तो उसको क्या कह देंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी। अगर ऊष्मा छोड़ रहा है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी के नाम से जानेंगे। अब इनका एक एक उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। अपने आसपास कभी भी देखे होंगे कि जब किसी चीज़ को पेंट करना होता है तो सबसे पहले चूना लाते हैं, और उन चूना में हम जल डालते हैं। जब जल डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा लगातार निकलता है। तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण हो जाएगा। कभी कभी बच्चा उसमें हाथ भी लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, तब पता उसको चलता है कि जलता भी है। उसको ये भी पता नहीं रहता है कि हाथ जला क्यों, क्योंकि वो तो बच्चा है, अभी उसको कुछ पता नहीं है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब समझ ही गए हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया? चूना और पानी का मिलना। चूना और पानी का मिलना। ऊष्माशोषी के नाम पर आप हर रोज देखते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई खाना बनाता है तो उसमें आग जलाता है। आग क्यों जलाता है? क्योंकि जो भोजन पक रहा है ना वो लगातार ऊष्मा लेता है। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं भोजन का पकना। इन बातों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ठीक है। अब आप अपने सर पर इस रासायनिक अभिक्रिया को बोझ बना के मत रखिए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि टॉपिक थोड़ा सा बच्चों के लिए समझने में कठिनाई होता है। लेकिन आप समझ दे कि रसायन माने रसायन होता है, और अभिक्रिया का मतलब बदलाव। यदि रसायन में कोई भी बदलाव आ गया तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। जब ये अभिक्रिया होगा तब कुछ ना कुछ संकेत देगा कि हाँ देखिए भाई साहब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो उनके लिए हमारे पास 4 टॉपिक है, या तो रंग में परिवर्तन होंगे, या फिर उनकी अवस्था में परिवर्तन होंगे, या तो वो गैस छोड़ेगा, या फिर उनके ऊष्मा में परिवर्तन होगा। अगर ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है तो या तो ऊष्मा लेगा या फिर ऊष्मा छोड़ेगा। तो छोड़ने के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के हो जाते हैं। ऊष्मा का छोड़ना मतलब ऊष्मा का होता है उत्सर्जन, ऊष्मा का लेना का मतलब होता है ऊष्मा शोषण। ठीक है। अब इन्हीं के नाम पर रसायन के भाषा में नया अभिक्रिया का नाम जुड़ जाता है। इसी प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के नाम रखे जाते हैं। जैसे ऊष्मा का अवशोषण तो ऊष्माशोषी, और ऊष्मा का उत्सर्जन तो ऊष्माक्षेपी, छोड़ रहा है। अब इनका एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? चूना और पानी का मिलना। और ऊष्माशोषी का मतलब होता है भोजन का पकना। ये आसानी से देख सकते हैं, नीचे से ऊर्जा लगता है और भोजन लेते जाता है। और चूना में जैसे पानी डालते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलने लगता है। इस प्रकार इस चैप्टर में पहले टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रासायनिक समीकरण रहेगा। उसके लिए आप इन बातों को और किताब को बार बार पढ़ना ज़रूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ने के लिए आपको नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, और हम लोग आसानी से किसी भी चैप्टर को समझ पाएंगे। अगले टॉपिक को पढ़ने तक इन बातों को ध्यान में रखिए, और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।